हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई विश दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के अंदर, जो कि चैप्टर नंबर द यूनिट द सॉलिड स्टेट के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल डायमेंशन। यानी यूनिट सेल के अंदर जो भी डायमेंशन है, दो डायमेंशन हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज द एज लेंथ एज वेल एज द एज एंगल। सो एज लेंथ का एप्लीकेशन करते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ विल जस्ट कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सो आइए सीखते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इनटू द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आइए जुड़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोज कर रखा है कि एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो कितनी है? ए है। ठीक है। सो एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल इज ए, वॉल्यूम इज जस्ट गिवन ए क्यू, क्योंकि ए दिस लेंथ इट विल आल्सो बी ए, सो दिस लेंथ आल्सो बी ए, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इट विल बी ए क्यू। देन मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं कि ये एक स्फीयर के तरीके से, एक छोटा सा गोले के तरीके से होगा। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, या तो फिर आयन हो सकते हैं। देन मोलर मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कैपिटल एम, मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इट विल बी स्मॉल एम। एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, और दिस विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो अब देखिए ध्यान से, यदि हम इस यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यदि यानी इस यूनिट सेल का यदि हमको मास पता चल जाए और यदि इस यूनिट सेल का हमको क्या पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए, सो वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। तो डेंसिटी विल इज इक्वल टू, हमको पता है डेंसिटी विल इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। m क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल, एंड ये v क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमको ये अप्रोच लगाना है कि किसी भी यूनिट सेल के लिए मास को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली देखिए ध्यान से, यदि हम यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और यदि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो यदि हमको मास पता चल जाए तो हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको मास ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। तो यदि हम मान के चलें कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर n नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और उसका जो मास है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, एक स्फीयर का कितना है? स्मॉल m। तो यदि स्मॉल m हमको पता है, यदि मान के चलें कि यदि उसका मास कितना स्मॉल m है, तो दैट मास इट विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि मोलर मास है और एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेशन में मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हैं कि यदि मोलर मास दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, तो मास ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और आयन वी कैन कैलकुलेट इट। तो इसको हमको देखना है क्या कि मास ऑफ यूनिट सेल will be equal to number of sphere as well as mass of one sphere या mass of one constituent particle। और mass of one constituent particle how we can calculate, that is molar mass upon Avogadro number। volume of unit cell हमको पता ही है कितना होगा, a क्यूब होगा, ऑलरेडी उसको हम लोगों ने बता रखा है। अच्छा, तो यदि हम इस फार्मूले के अंदर रखें कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी विल इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल इनटू द मास ऑफ वन स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। यदि इस फार्मूले के अंदर हम लोग रखें तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्फीयर को हम लोगों ने मान रखा है कितना, दैट विल बी इक्वल टू जेड। कितना जेड की वैल्यू होगी अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो दिस विल बी जेड, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने एब्रिविएट कंसीडर कर रखा। सो जेड इनटू ये मास ऑफ वन स्फीयर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल मास ऑफ यूनिट सेल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूले में पुट कर रखा है क्या कि मास ऑफ वन स्फीयर विल इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो
नंबर, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा AQ। तो इस तरीके से यदि हम लोग अरेंज करें तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बिकम इक्वल टू Zm/Na इंटू AQ। Z क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्फीयर इन वन यूनिट सेल। और हमको पता है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऑलरेडी जेड क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल, और इसकी जो वैल्यू होती है, नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है। ऑलरेडी इसको हम लोग BSF के कॉन्सेप्ट से पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि यदि बॉडी सेंटर्ड है तो बताइए कितना होगा, 2 होगा। वेरी गुड। यदि सिंपल है तो कितना होगा, 1 होगा, और फेस सेंटर्ड है तो कितना होगा, 4 होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग जेड की जगह पे रख के किस प्रकार की यूनिट सेल है उसको अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग समझेंगे। किस प्रकार की यूनिट सेल है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जेड की वैल्यू रख करके वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर जो क्लोज पैकिंग बनाई जाती है, 2 टाइप की क्लोज पैकिंग बनाई जाती है। एक होता है CCP मतलब क्या, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और दूसरा क्या है SCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि यूनिट सेल आ रहा है कि CCP या SCP टाइप की है तो उस केस में हम लोग जेड की वैल्यू कितनी रखेंगे, यस कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे। वेरी गुड। अब ध्यान रखना है कि इसके बेस पे दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में हमेशा आती है फॉर 2 मार्क और 3 मार्क। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के बेस पे सीखेंगे, देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ we'll just move over the example based on the density formula। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके बेस पे आते हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और न्यूमेरिकल की कोशिश कीजिएगा। आप एक बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए। The density of element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ये न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज एग्जाम्पल है NCERT का। तो इसके बेस पे देखिए, अब हम लोग को पहले ध्यान से सुनिए। आज से हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको जो है ज़बरदस्त पूछी जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये होता है टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल बेसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फिजिक्स एटसेट्रा। तो कभी भी आप केमिस्ट्री का या किसी भी सब्जेक्ट का आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आफ्टर केयरफुल रीडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल आप देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। यू विल राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इनटू द न्यूमेरिकल। एक जनरल चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब न्यूमेरिकल के लिए, सब सब्जेक्ट के लिए ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है। इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला किस फार्मूले से हमको जस्ट निकल सकता है, और उस फार्मूले से हमको देखेंगे कि क्या हमको कैलकुलेट करना है, क्या हमको फाइंड आउट करना है, और अरेंज करके फार्मूले को हम लोग जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। और इसके पीछे जो है अप्रोच लगाएंगे कि क्या हम टैक्टिक्स अपना सकते हैं कि ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या होगा,
सॉल्व हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ भी न्यूमेरिकल, जो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है वो बहुत ही प्री डिटरमाइंड न्यूमेरिकल होता है। यदि उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करें सो इट्स माय गारंटी कि आप हर एक टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस की। तो आइए देखें इस इंफॉर्मेशन, इस न्यूमेरिकल में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है, गिवन है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल आपको देखिए लिखा हुआ है BCC। तो BCC टाइप ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसके अंदर, अच्छा इस इंफॉर्मेशन से हम क्या पता कर सकते हैं। तो BCC है, इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हो जाएंगे बताइए, 2 हो जाएंगे। वेरी गुड। तो न्यूमेरिकल ये हो गया 2। देन एज लेंथ दिया हुआ, एज लेंथ कितना है 228 पिकोमीटर। पिकोमीटर देखिए फिजिकल केमिस्ट्री कहीं भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम लोगों को यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए। जिस यूनिट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जिस यूनिट में वैल्यू दी है उसी यूनिट में हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना है। तो पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 228 × 10⁻12 मीटर। यदि इसको हम देखें यहाँ पे डेंसिटी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, इसलिए हमको इस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे तो 228 × 10⁻10 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग कह सकते हैं 2.28 × 10⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी दी हुई है 7.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बेस पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल बी इनटू अ यूनिट सेल, जबकि उसका मास दिया हुआ है कितना, मास दिया हुआ है कितना, हाउ मच इट इज गिवन, मास इज गिवन दैट इज 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो अप्रोच क्या है कि यदि हमको यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल जाए, यदि हमको पर्टिकुलरली उस गिवन मास का वॉल्यूम पता चल जाए तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच इट विल बी। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यदि हमको कैलकुलेट करना है, पता चल जाए, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास यदि हमको पता चल जाए तो हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमको पता है कि यदि यूनिट सेल के कितनी यूनिट सेल होगी, और उस चूँकि जो है वो BCC है तो उसमें जो है 2 × नंबर ऑफ यूनिट सेल से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को पता कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे करेंगे, AQ इसको 2 पॉइंट ये करके तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। आप कैलकुलेट करके देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास दैट इज मास अपॉन डेंसिटी, तो ये होगा 208/7.28। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 28.88 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ AQ यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 2.39 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास कितना आया 28.88, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया 2.39 × 10⁻23। कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी आ जाएगी, दैट इज 12.08 × 10⁻23। चूँकि यूनिट हमारी कैसी है, यूनिट सेल कैसी है, BCC है, इसलिए उसमें कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स होंगे। तो 2 × 12.08 × 10⁻23 यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मास कितना हो जाएगा 24.16 × 10⁻23 एटम्स। तो इस तरीके से आप एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फिर से कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने तरीके से, और इसके बाद हम लोग 2-3 और न्यूमेरिकल देखते हैं, 1-2, और इसके बाद आगे जो है प्रोसीड करेंगे। तो जस्ट यू कैन टेक द screenshot of this. Now in the next example of NCERT 1.4, X-ray diffraction study shows that copper crystallizes in FCC unit cell with cell age of 3.608 × 10⁻8 centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have the density 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. So in this one
ऑलरेडी वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज Zm अपॉन NA AQ। सो दिया हुआ क्या है FCC यानी फेस सेंटर्ड Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। एज लेंथ दिया हुआ है कितना 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी दिया हुआ है कितना 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वी हैड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास। डेंसिटी हमको पता है कि D = Zm अपॉन NAQ से m की वैल्यू एटॉमिक मास की वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या बनेगा m = D इंटू NA इंटू AQ अपॉन Z। Z की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे चूँकि FCC है इसलिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सॉरी कैलकुलेट करके आप जो है देखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देन अगला NCERT प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.5। इसमें क्या दिया हुआ है सिल्वर फॉर्म्स द CCP लैटिस। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने वाली बात है CCP लैटिस यानी CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी और उस केस में बेसिक सेंटर्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा दैट विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी यूनिट सेल किस टाइप की होगी फेस सेंटर्ड होगी। तो लिखा है सिल्वर फॉर्म द CCP लैटिस एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल shows that the age length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of a silver. So इस केस में क्या होगा एटॉमिक मास दिया गया है 10 है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि D = Zm अपॉन NA इंटू AQ में सारी वैल्यू रख करके वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी। सो माय डियर स्टूडेंट आप कैलकुलेशन करके कॉपी और पेन से कैलकुलेशन करके आप देखेंगे प्रॉब्लम बन रही है कि नहीं। अलॉट ऑफ प्रैक्टिस कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है स्टडी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और इस तरीके से हम लोग आगे मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो क्या है दैट इज़ द इम्परफेक्शन इनटू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।